जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। कृष्णा संडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस। लालबर्रा में कपड़ा व्यवसायी के घर हुई 12 लाख रुपए की चोरी का हुआ खुलासा। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर नगर में निकाला जुलूस। जिले भर में मनाया गया वीरांगना रानी अवंती बाई का बलिदान दिवस। नगर में डीजे की धुन पर निकाली गई शोभा यात्रा। कांग्रेसियों ने हनुमान चौक स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष मनाया लोकतंत्र सम्मान दिवस। कांग्रेसियों ने भाजपा को आईना दिखाते हुए कसा तंज। प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिले भर के अधिवक्ता रहे कार्य से विरत। न्यायालयीन कार्य हुआ प्रभावित। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव का बालाघाट हुआ आगमन। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव की बनाई रणनीति। जिला पंचायत सदस्यों ने शासकीय कार्यक्रमों में उचित मान सम्मान न मिलने पर आक्रोश जताते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में उचित मान सम्मान तो मिलता ही नहीं, किंतु उनके पास नाम के अलावा कोई अधिकार ही नहीं है और न ही पर्याप्त मानदेय के साथ क्षेत्र के विकास हेतु कोई निश्चित निधि का प्रावधान नहीं है। जिला पंचायत सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मीडिया से साझा करते हुए इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके उनके समाधान का रास्ता प्रशस्त किए जाने की मांग की। जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार ने कहा कि हम अपनी समस्याओं के साथ अपनी कुछ मांगे जिसमें हम अपने क्षेत्र में अच्छे से अच्छा कार्य कर सके, क्योंकि हम लोग भी करीब 50,000 मतदाताओं के बीच से चुनकर आए हुए हैं। हमारे लिए भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि हमें भी अपने कामों को अंजाम देना है। जो पब्लिक से अपने कमिटमेंट किए उनको पूरा करना है। एक तो जो मानदेय है वो काफ़ी कम है। एक सदस्य अपने 35 से 37 पंचायतों में घूम कर अपना काम करता है, उनको उसके लिए कोई राशि नहीं मिलती। इसके अलावा कुछ अनुदान भी चाहते हैं हमारे सदस्यगण, ताकि कुछ गरीब जनता की सेवा कर सके। सभी को पता है कि मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लांजी में आए हुए थे। हम पूरे जिला पंचायत के सदस्य के साथ यहाँ उन्हें अपनी समस्याएं बताने के लिए 2 मिनट का समय चाह रहे थे, जिसमें प्रशासन ने हमें, हमारे सदस्यों को उनसे मिलने नहीं दिया, ये बता के कि ये इनका निजी कार्यक्रम है और हम अपनी समस्याओं के साथ में अपनी कुछ मांगे जिससे हम अपने क्षेत्र में अच्छे से अच्छा कार्य कर सके, क्योंकि हम लोग भी करीब 50,000 मतदाताओं के बीच से चुन के आए हुए हैं। हमारे लिए भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि हमें भी अपने कामों को अंजाम देना है। जो पब्लिक से हमने कमिटमेंट किए उनको पूरे करना है। वो कई चीज़ों की हमारी मांगे थी जिनको हम लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में गए, लेकिन बहुत ही कम समय मिला और उसमें भी उन्होंने हमारा ज्ञापन लेकर टालते हुए ये बोल दिया कि बाद में देखेंगे। तो इसमें हमारे पूरे सदस्यों को काफ़ी निराशा है और बहुत दुख है। सर, मूलतः मांगे क्या है? वहीं जिला पंचायत सदस्य मधु शुक्ला ने कहा कि हम पूरे जिला पंचायत के सदस्य के साथ यहाँ अपनी समस्या बताने के लिए 2 मिनट का समय मांगना चाह रहे थे, जिससे प्रशासन ने हमारे सदस्यों को उनसे मिलने नहीं दिया। ये बता दिया कि ये हमारा निजी कार्यक्रम है और हम अपनी समस्याओं के साथ अपने कुछ मांगे जिसमें हम अपने क्षेत्र में अच्छे से अच्छा कार्य कर सके, क्योंकि हम लोग भी करीब 50,000 मतदाताओं के बीच से चुनकर आए हुए हैं। हमारे लिए भी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। हमारी मांगे यही थी कि जिस ढंग से बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिला पंचायत का, पर क्षेत्र बहुत बड़ा है और मानदेय बहुत कम, 4,500 रुपये मानदेय में
हम लोग 23, 24, 25 ग्राम पंचायतों की किस ढंग से सेवा करें हमें खुद ही समझ नहीं आ रहा था। इसलिए समस्त जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी ने बैठ करके एक योजना बनाई कि अपनी मांग पूरी करवाने के लिए कम से कम शिवराज जी से मिले। और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मांगे नहीं थी हमारी, ये कि हमारा मानदेय 4,500 और 4,500 तो याद है कि 3 ग्राम पंचायत घूमो तो डीजल लग जाता है, उससे ज़्यादा का। तो ये था कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और कम से कम 25,000 उसको किया जाए। और जैसे विधायक निधि होती है कि विधायक अपनी स्वेच्छा से लोगों की मदद कर पाते हैं, पर हमें कष्ट है कि जब हमारे पास जनता, कोई ऐसे गरीब प्रताड़ित लोग आते हैं जो कुछ स्वेच्छा चाहते हैं, तो हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं होती देने की, तो हम अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस करते हैं। तो आज यही था कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मिलने के लिए गए थे कि हमारी 13 सूत्री मांगे हैं उसको वो पूरा करें। पर कष्ट की बात यह है कि एक तो प्रशासकीय कार्यक्रम होने के बावजूद भी प्रोटोकॉल के तहत किसी जनप्रतिनिधि का उस मंच पे नाम नहीं था। हमें कोई दिक्कत नहीं, उसके बावजूद जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश किए और सिर्फ 1 मिनट का समय चाह रहे थे कि वो 1 मिनट हमें दें जिसमें कि हम अपने 13 बूंदी पे फोकस कर सकें और अपनी मांग उनके सामने रख सकें। पर कष्ट का विषय ये है कि पंचायती राज को पूरा की पूरा मजाक समझ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने दरकिनार करते हुए हमारे लेटर को हाथ में रखा और कहा कि मैं बाद में देख लूँगा। तो थोड़ा कष्ट तो हुआ। जैसे कि आज हमारे क्षेत्र में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, बहुत हमारे लिए क्षेत्र की बहुत गर्व की बात है। लेकिन जैसा आज का यहाँ पे कार्यक्रम बहनों के सम्मान के लिए रखा गया था, वो कार्यक्रम में जहाँ हमारे जनप्रतिनिधि पूरे जिला पंचायत के सदस्य, हमें बताया गया था कि ये महिला का कार्यक्रम है, लेकिन वहाँ पर हमारे पूरी जिला पंचायत की टीम, हम जिस मांगों को लेकर के आए थे उन सभी महिलाओं को जो एक सम्मान मिलना चाहिए वो हमारे जिला पंचायत सदस्य की महिलाओं को तक के नहीं मिला। और मैं जिस तरह का कहा गया है कि महिलाओं का सम्मान लाडली बहना की, तो जब जनप्रतिनिधि महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ तो बाकी महिलाओं का क्या हो रहा होगा। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब सम्मान कर रहे हैं तो हम जनप्रतिनिधि का भी होना चाहिए। जब मैंने SDM CO से बात की कि आज का कार्यक्रम रखा गया है तो क्या हमको बुलाया नहीं गया है, तो उन्होंने यही कहा है कि यह पार्टी का कार्यक्रम है, किसी शासकीय कार्यक्रम नहीं है। फिर मैंने जिला पंचायत CO से भी यही बात की तो उन्होंने भी कहा कि ये पार्टी का कार्यक्रम है, भाजपा का कार्यक्रम है, यहाँ शासन प्रशासन का कोई कार्यक्रम नहीं। हमने किसी को भी कार्ड नहीं दिया गया। फिर मैंने कलेक्टर जी से बात की तो उन्होंने बोले कि मैडम मुख्यमंत्री सभी के होते, किसी पर्टिकुलर पार्टी से नहीं होते हैं। तो मैंने बोली हमको बुलाया जाएगा कि नहीं, जो हम महिला जनप्रतिनिधि जितनी भी सदस्य आ रही हैं। तो उन्होंने बोला मैडम बिल्कुल बुलाया जाएगा। मैं भी SDM से बात करी लेकिन SDM से मैडम का कोई फ़ोन नहीं आया। और जब एक जनप्रतिनिधि महिला, जब महिला कार्यक्रम है तो महिला जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, वहाँ तो हमें इस तरह इग्नोर किया गया जैसे कि कुछ नहीं। जब ऐसा है तो फिर क्या मतलब है इससे। प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव का पहली बार बालाघाट आगमन हुआ, जिसमें उनके द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने को लेकर स्थानीय सर्किट हाउस में एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव का पहली बार बालाघाट आगमन हुआ, जिसको लेकर स्थानीय सर्किट हाउस में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी चुनाव को देखते हुए सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए कि वह आगामी समय में जो चुनाव है उसमें उन्हें पूरी ताकत के साथ लोगों के बीच जाना है और पार्टी की रीति नीति से लोगों को जोड़ने को लेकर बैठक पर जोर दिया गया। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2023 में है उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों में समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। इसकी शुरुआत 14 फरवरी को अम्बेडकर जी की जन्मस्थली इंदौर में मऊ से होने वाली है, जहां पे समाजवादी और बहुजन विचारधारा के साथ में चंद्रशेखर रावत जी भी साथ में रहेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ, और भी कुछ जो वैचारिक लोग हैं वो भी उपस्थित रहेंगे वहाँ पे। आज उसी सिलसिले में बालाघाट आना हुआ था। बालाघाट जिले में 6 सीटें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें हैं। पिछले चुनाव में भी आप देखेंगे लगातार दोनों चुनाव में समाजवादी पार्टी सेकंड आती रही है यहाँ पे, और जरा से वोटों से सत्ता का, प्रशासन का, सभी का दबाव बना के चुनाव को हराया गया है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी का संगठन और जमीनी स्तर पर काम चालू है। अभी हमारा दौरा अभी रीवा जिले में जो विधानसभा अध्यक्ष है उनकी विधानसभा में भी हुआ, जबलपुर हुआ, सतना हुआ, पन्ना हुआ, सागर में भी दौरा चल रहा है और इसी सिलसिले में बालाघाट भी आना हुआ।
बुलंद नारी शक्ति आशा कार्यकर्ता व सहायिकाओं के द्वारा विगत दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है, जिसके चलते स्थानीय बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन कर शासन की विभिन्न योजनाओं का काम बंद, कलम बंद, आंगनबाड़ी में ताला बंद के नारे लगाकर विरोध स्वरूप काली झंडी दिखाकर अपना शासन प्रशासन को विरोध जताया। विगत दिनों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए, जिसके चलते आज बुलंद नारी शक्ति संघ के द्वारा स्थानीय बस स्टैंड में पंडाल लगाकर धरना दिया जा रहा है, जिसमें संघ की जिलाध्यक्ष योगिता कावड़े बताती है कि उनके द्वारा प्रदेश के सभी 32 जिलों में एक साथ यह हड़ताल की जा रही है, जिसमें उनके द्वारा शासन से चलाई जाने वाली महिला व बाल विकास की योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना का बहिष्कार किया जा रहा है। का विरोध है। हम लोग 15 मार्च 2023 से पूरा मध्य प्रदेश संयुक्त मंच जैसे कि CDPO संघ, सुपरवाइजर संघ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पंडाल पे बैठी हुई है और हमारी पूर्व की 5 मांगे हैं जो कि आप लोगों को सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से है। आज हमारे मध्य प्रदेश में 52-53 जिले ब्लैक साड़ी और काले झंडे का एक साथ एक दिन एक ही टाइम पे हम लोग विरोध कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है जो कि जैसे आप देख सकते हैं, हम इनका बहिष्कार करते हैं काली साड़ी काले झंडे के द्वारा कि महिला बाल विकास में सबसे महत्वपूर्ण योजना है कुपोषण को लेकर, पर कुपोषण तो नहीं, यहाँ पे सुपोषण चल रहा है। जैसे लांजी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बिसोनी में घरेलू विवाद इतना बढ़ गया कि मामला देखते ही देखते चाकूबाजी पर उतर आया, जहां एक महिला को उसी के देवर और ससुर के द्वारा चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लक्ष्मी सोनवानी पति गणेश सोनवानी उम्र 30 वर्ष बिसोनी की रहने वाली है। 19 मार्च की रात्रि करीब 7 से 8 बजे उनके पति के साथ शराब पीकर वहां आया तो उनके साथ विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि लक्ष्मी के देवर रूपेश सोनवानी और पिता मुकेश सोनवानी के द्वारा लक्ष्मी को चाकू से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इसकी जानकारी पड़ोसियों को लगते ही पड़ोसियों के द्वारा डायल 100 को बुलाकर पीड़ित को उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। उनके परिजनों को भी सूचित कर दिया गया। मेरी भतीजी के साथ उनके ससुराल वालों ने मारपीट किया तो चाकू से। आपको क्या जानकारी लगी और कैसे लगी? मुझे इनके पड़ोसी वैद्य जी हैं, उनके द्वारा कॉल आया भतीजे के पास, तो उनसे बात हुई फिर कि बोलते हैं यहाँ पे जो लक्ष्मी है मेरी भतीजी, उनको मारा गया है, तभी 100 डायल के इससे हॉस्पिटल लेके गया गया है। और पड़ोस दरवाजा बंद था, इनका झगड़ा चल रहा था, बच्ची की आवाज़ आई तो पड़ोस का व्यक्ति दरवाज़ा तोड़ के अंदर गया है, फिर वो 100 डायल को कॉल किया, वो ऐसा बताया। किसने मारा है? इसमें भतीजी पूछने के अनुसार वो बताए कि मेरे देवर ने मारा है और चाकू से मारा है, और सास का भी हो सकता है क्योंकि 3 लोग में से किसी ने भी नहीं बचाया। 13-14 बार चाकू मारने के बाद भी वो मतलब आपका देवर और सास अंदर ही थी और ये सास ससुर अंदर, पति भी अंदर ही था। लालबरा मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार चोरी की वारदात घटित हो रही है, जिसका पुलिस के द्वारा खुलासा भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में लालबरा पुलिस ने अमोली निवासी कपड़ा व्यवसायी विनोद जैन के घर से करीब 12 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात व नगद राशि चोरी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला गया। लालबरा पुलिस ने 19 मार्च को चोरी के सोने चांदी के जेवरात व नगद राशि के साथ बालाघाट निवासी 25 वर्षीय दिलशाद पिता नौशाद खान, गोंदिया महाराष्ट्र निवासी आशिम पिता यूनिस शेख, महावीर ज्वेलर्स दुकान गोंदिया महाराष्ट्र के व्यापारी 61 वर्षीय सुधीर पिता हुकुमचंद जैन, गोंदिया निवासी 27 वर्षीय इमरान पिता सुलेमान व बालाघाट हाल मुकाम अमोली निवासी श्रीमती सीफा पिता दिलशान खान को गिरफ्तार किया। वह 20 मार्च को थाने के आरोपियों का जुलूस निकालकर नगर का भ्रमण करवाया, जिसके बाद सभी आरोपियों को न्यायालय बारासूर में पेश कर वहां से जेल भेज दिया है। इस तरह लालबरा पुलिस ने कपड़े व्यवसायी के घर हुई लाखों रुपए के जेवरात व नगद राशि की चोरी का खुलासा किया। वहीं न्यायालय बारासूरी ने चोरी के मुख्य आरोपी को रिमांड में लेकर पूछताछ करने की बात पुलिस के द्वारा कही गई, जिसके पूर्व में हुई चोरी का भी और खुलासा हो सकता है। चलो लड़की भी हूँ। ये 14 मार्च की घटना में अपराधी विनोद जैन निवासी अमोली की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था, जिस पर विवेचना के दौरान एक आरोपी आमिर पिता अब्दुल सत्तार निवासी अमोली को दिनांक 17 तारीख को गिरफ्तार किया गया था।
और इनसे पूछताछ के दौरान इन्होंने दिलशाद के साथ उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया था। आरोपी जो दिलशाद है गट्टा मोहल्ला निवासी बालाघाट घटना दिनांक से फरार था, जिसकी तलाश पतासाजी के लिए हमने टीम बेंगलोर रवाना की गई थी और बेंगलोर से जब ये वापसी हो रहा था तो गोंदिया की तरफ हमारी टीम ने इसको अभिरक्षा में लेकर इससे पूछताछ की और इसने अपराध स्वीकार किया और घटना में जो भी इसने अंजाम किया था, जिसने सोना नकदी की घटना चोरी की थी, उसने स्वीकार करते हुए अपने अन्य साथियों जिन्होंने घटना उपरांत सोने के आभूषण छुपाने में, बेचने में मदद की थी और खरीदार जो थे उनके नाम बताए। इसके आधार पर हमने प्रकरण में कुल 6 आरोपियों को बनाकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 20 मार्च 2022 को प्रदेश में कांग्रेस सरकार अल्पमत में आने के कारण प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसके बाद इस दिन को प्रतिवर्ष कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाते आ रही है। इसी कड़ी में 20 मार्च को नगर के हनुमान चौक स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस ने लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया। आपको बता दें कि 20 मार्च को नगर के हनुमान चौक स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस ने लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव पुष्पा बिसेन ने कहा कि लोकतंत्र मूल्यों की रक्षा करते हुए कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जिससे साफ है कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बाबा साहेब के संविधान की रक्षा कर सकती है। प्रदेश में 15 महीने रही कमलनाथ सरकार के काम को जनता पसंद कर रही थी, लेकिन भाजपा ने कांग्रेस के बिकाऊ नेताओं की खरीद फरोख्त कर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। भले ही नगर पालिका बालाघाट को स्वच्छता सर्वे में 3 स्टार का दर्जा मिल गया हो, पर शहर में साफ सफाई का आलम कैसा है ये तो रोजाना आ रही वार्डों की शिकायतों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो शहर में स्वच्छता सिर्फ नाम मात्र की दिखाई देती है, किंतु जब भी स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम बालाघाट आती है तो नगर पालिका के द्वारा एक दिन पहले ही शहर में साफ सफाई शुरू कर दी जाती है। आपको बता दें कि भले ही वर्ष भर स्वच्छता को लेकर कोई काम नहीं होता, पर जैसे ही स्वच्छता सर्वेक्षण में सर्वे करने के लिए जबलपुर की टीम आती है, वैसे ही नगर पालिका स्वच्छता को लेकर एक्टिव नजर आती है। ऐसा ही मामला हमें 20 मार्च को शहर में दिखाई दिया, जहां पर नगर पालिका को जैसे ही भनक लगे कि जबलपुर से स्वच्छता की टीम बालाघाट आने वाली है, वैसे ही नगर पालिका के द्वारा सभी शौचालय व शहर की दीवारों पर रंग रोपण का कार्य शुरू हो गए और नगर पालिका की टीम के द्वारा सभी वार्डों में स्वच्छता को लेकर काम किए जाने लगे, जिसको लेकर हमारे द्वारा जब इस बात का पता किया गया, हमारे द्वारा जब इसकी जानकारी ली गई कि अचानक से स्वच्छता में ये काम कैसे शुरू हो गया, तब पता चला कि स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम बालाघाट आ रही है, जिसको लेकर यह कार्य शुरू किए गए। आपको बता दें कि स्वच्छता की जो टीम सर्वे करने आती है, उससे पहले संबंधित विभाग के द्वारा संपर्क कर उनके रहने रुकने की पूरी व्यवस्था करवा दी जाती है। वहीं कुछ लोगों को या तो भी कहे कि जब संबंधित विभाग के द्वारा सारी व्यवस्था उनकी करवा दी जाती है तो फिर वो कैसे स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर नहीं मिलेगा, और वही स्वच्छता टीम भी उन्हीं वार्डों का सर्वे जो पहले से ही साफ सफाई कर रख दिए गए हो, उनके ही सर्वे करते हैं। आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वे टीम का कार्य शहर में जितने भी सार्वजनिक शौचालय संचालित किए जाते हैं उनमें स्वच्छता दिखाना व कचरा घर जो कि शहर से बाहर बनाया गया है वहां पर भी सर्वे करना है, किंतु टीम के द्वारा कभी निचले वार्डों की नालियां और ना ही कचरा घर में जाकर सर्वे नहीं किया गया। अब देखना यह है कि जबलपुर से आने वाली स्वच्छता सर्वेक्षण टीम क्या शहर के ऐसे वार्डों का सर्वे करेगी जहां पर गंदगी बजाती रहती है, क्या यह गर्रा स्थित कचरा घर पहुंच पाएगी, या फिर स्वास्थ्य शाखा के द्वारा महज कुछ ही शौचालय का सर्वे करवा कर इनकी खातिरदारी कर वापस लौटा दिया जाएगा। यह तो कल ही हमें देखने को मिलेगा कि कितना सर्वे स्वच्छता टीम के द्वारा किया जाता है। वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 4 व 5 के कुछ हिस्सों में नल जल योजना की पाइपलाइन लीकेज होने से लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि नगर पालिका परिषद का अमला इसके सुधार कार्य में जुट चुका है। हालांकि नगर पालिका परिषद का अमला इसके सुधार कार्य में जुटा हुआ है। यह करीब समस्या एक पखवाड़े से बनी हुई है, जिसके वार्ड वासियों के द्वारा नगर पालिका में कई बार शिकायतें भी की गई, मगर सुधार कार्य 20 मार्च से प्रारंभ हुआ। गर्मी का मौसम आ चुका है, ऐसे में लोगों को पीने व निस्तार करने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में पाइपलाइन के लीकेज होने से उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है। ये बताएं, आप यहाँ किराए से रहते हैं? जी। और नल जल योजना से आपको पानी मिलता है? नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? थोड़ा पानी के प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन फिलहाल अभी
पर्याप्त पानी आ रहा है। इसके पहले शिकायत की थी कि पानी की समस्या हो रही है, तो अभी कुछ दिनों से पानी मिल रहा है। जबकि काम तो आज चालू हो रहा है। काम लेकिन इसके पहले प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए हमने किए थे। आ रहा है लेकिन पानी उतना नहीं आ पा रहा है जितना आना चाहिए था। जैसे पहले आता था उतना नहीं आ पा रहा है पानी भी, बहुत कम आ रहा है। मतलब आधा एक घंटा बस, नहीं तो बाकी टाइम में 2-3 घंटे पानी चालू रहता था। फोर्स आ रहा है? हाँ, फोर्स से उतना नहीं आ पा रहा है लेकिन जितना आता था पहले। तो पता किया आपने क्या परेशानी? हाँ, वो शायद वो कमला नेहरू स्कूल के पास में कहीं लीकेज हो गया है, तो उसका शायद काम चालू है। पेड़ के अंदर पाइपलाइन, पेड़ों की जड़ के अंदर पाइपलाइन फंसने से डैमेज हो गई थी, जिसका सुधार कार्य किया जा रहा है। तो क्या ये पानी बाहर बह रहा था? हाँ, बाहर बह रहा था, थोड़ा बहुत डैमेज होने से बाहर बह रहा था। अब वो रिपेयरिंग कर दे रहे हैं तो बाहर बहना बंद हो जाएगा। पेड़ भी सुरक्षित हो गया। करीब लंबे समय से समस्या बनी हुई है। हाँ। पूर्व में भी आपके द्वारा यहाँ पे कार्य किया जा रहा था, तो समस्या कहाँ आ रही थी? वो पेड़ के कारण। उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के आह्वान पर जिला मुख्यालय, नगर मुख्यालय सहित सभी तहसील कार्यालय के अधिवक्ता, स्टाफ वेंडर, अधिवक्ता लिपिक, नोटरी व शपथ आयुक्त प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर 20 मार्च से 5 दिवसीय कलमबंद हड़ताल पर चले गए। आपको बता दें कि जिला अधिवक्ता संघ 20 मार्च से 25 मार्च तक न्यायालयीन कार्य से विरत है, जिसमें उन्होंने बताया कि माननीय हाईकोर्ट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि 3 साल के मामलों को लिस्टिंग कर सूची जारी कर दी गई कि डेट टू डेट सुनवाई की जाए, जिससे अधिवक्ता और पक्षकार परेशान हो रहे, जिसके कारण विरोध स्वरूप अधिवक्ता न्यायिक कार्य से 5 दिन विरत रहेंगे। ये हम लोग की हड़ताल आज से चालू हुई है, 25 तारीख तक की रहेगी, लगभग 1 सप्ताह। क्या कारण है अभी हड़ताल का? कारण ये है कि हाईकोर्ट द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे ये दबाव बनाया जा रहा है कि कुछ जो 3 साल से पुराने मामले उनको लिस्टिंग कर दी गई है। 25 हर एक न्यायालय में 25 लिस्टेड केस रहते हैं, जिनको डे टू डे सुनवाई करने बोला जा रहा है। और डे टू डे सुनवाई करने के कारण वकीलों के ऊपर और पक्षकारों पे जो अनावश्यक दबाव बन रहा है, क्योंकि हम लोग डे टू डे सुनवाई में उनके साथ न्याय नहीं कर पाते। इसी तरह लालबर्रा में भी तहसील कार्यालय के सभी अधिवक्ता, स्टाफ वेंडर, अधिवक्ता लिपिक, नोटरी व शपथ आयुक्त प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर 20 मार्च से 5 दिवसीय कलमबंद हड़ताल पर चले गए। अधिवक्ताओं के 5 दिवसीय हड़ताल पर चले जाने के कारण न्यायालयीन कार्य प्रभावित हुआ। साथ ही दूर दराज से तहसील कार्यालय में राजस्व, आय, जाति, मूल निवासी बनाने व अन्य कार्यों से आने वाले ग्रामीण जनों को भी अधिवक्ता, स्टाफ वेंडर, अधिवक्ता लिपिक, नोटरी व शपथ आयुक्त के नहीं मिलने के कारण उनके कार्य भी नहीं हो पाए और वह बिना कार्य निपटा ही उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ा, जिन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसमें उच्च न्यायालय का कहना है कि पुराने 25 प्रकरणों की नित्य सुनवाई रोजाना कर न्यायालय में लंबित मामलों का जल्द निराकरण किया जाए। परंतु उच्च न्यायालय के इस आदेश से पक्षकारों को अपना पक्ष रखने के लिए निश्चित समय नहीं मिल पा रहा है, जिससे पक्षकारों को विधि के अनुसार जो न्याय मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। साथ ही अधिवक्ताओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह वाराणसी न्यायालय में अधिवक्ता संघ के द्वारा उच्च न्यायालय के जारी आदेश समय सीमा में प्रकरणों के निराकरण की बाध्यता के विरोध में भी न्यायालयीन कार्य से विरत रहते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें अधिवक्ता संघ के द्वारा न्यायालय परिसर में कार्यरत टाइपिस्ट व अन्य लोगों से हड़ताल को समर्थन करने की अपील की गई, जिसके बाद बार रूम में आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें हड़ताल को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। पश्चात समस्त अधिवक्ताओं के द्वारा न्यायालय परिसर व अंदर मार्च निकालकर जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को ध्यानाकर्षण भी कराया गया।